डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन का आयोजन। सीएम योगी ने जनता दर्शन में आए फरियादियों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को जन समस्याओं के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा, जनता की सुविधा और सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अमरोहा दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया गजरौला सीएचसी और कान्हा गौशाला का औचक निरीक्षण। गजरौला सीएचसी में मरीजों से सीधे बात कर मिल रही चिकित्सीय सुविधाओं के लिए जानकारी। वहीं कान्हा गौशाला में गौवंश के लिए चारा, पानी, शेड और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा से लखनऊ में गैंगरेप। छात्रा के परिचित युवक ने अपने दोस्तों संग किया गैंगरेप। 3 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित 5 टीमें की। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में आज अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ जन समस्याओं के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की सुरक्षा सम्मान पर सरकार का पूरा जोर है। सरकार जन समस्याओं के उचित समाधान के लिए प्रतिबद्ध भी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर समस्याओं के निस्तारण का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में आई महिलाओं की समस्याएं सुनी, उनका हालचाल जाना, फिर उनसे संवाद भी किया। जनता दर्शन में शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कुछ मामले आए। मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वस्त किया कि शिक्षा व स्वास्थ्य पर सरकार का विशेष जोर है। प्रदेश का हर व्यक्ति शिक्षित हो और जरूरतमंद को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए सरकार कृत संकल्पित है। इन विभागों से जुड़े सभी मामले संवेदनशीलता से हल किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जरूरतमंद की समस्या का समाधान हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश किया कि पूरी संवेदनशीलता से सुनिश्चित करें कि बिना भेदभाव सभी को न्याय मिले, हर पात्र को योजनाओं का लाभ मिले, जरूरतमंदों के समुचित इलाज की व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री ने राजस्व व कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों के भी शीघ्रता से निस्तारण के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक सोमवार को अमरोहा दौरे पर पहुंचे। उन्होंने गजरौला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने ओपीडी, इमरजेंसी, दवा स्टोर, प्रसव कक्ष और टीकाकरण रजिस्टर की जांच की। मरीजों से सीधे बात कर दवाओं की उपलब्धता और स्टाफ की उपस्थिति के बारे में जानकारी ली। सफाई व्यवस्था और उपकरणों की स्थिति पर संतोष जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को मरीजों को समय पर गुणवत्तापूर्ण इलाज देने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने आशा कार्यकर्त्री को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री गजरौला की कान्हा गौशाला पहुंचे। यहाँ उन्होंने गौवंश के लिए चारा, पानी, शेड और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। बीमार पशुओं के उपचार और साफ सफाई पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने कहा कि गौ सेवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान धनोरा विधानसभा विधायक राजीव तरारा, पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल, प्रभारी मंत्री केपी मलिक, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अपील करता हूं कि बहुत आवश्यक हो तभी धूप में निकलें और सर ढक के रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। जिले के सभी अस्पतालों में बेड आरक्षित करने के साथ साथ दवाइयों का इंतजाम किया गया है। ओआरएस घोल को सभी आशा वर्कर के माध्यम से गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है और यदि किसी को किसी सहायता की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए तत्काल सभी को अलर्ट मोड पर रखते हुए इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ इस अस्पताल का रखरखाव और चिकित्सकों का व्यवहार, आईपीडी, ओपीडी अच्छी स्थिति में है, ऐसा जनप्रतिनिधियों ने बताया, मैंने स्वयं देखा है। और अभी कलेक्ट्रेट में अमरोहा जनपद के विकास कार्यों की भी समीक्षा बैठक होगी। अमरोहा उत्तर प्रदेश सरकार के एजेंडे में सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में कैसे स्थापित हो, केंद्र प्रदेश की जो हमारी योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारा जाए और हर स्थिति में अमरोहा को हम बेहतर से बेहतर नंबर 1 का जनपद बनाने का काम है। श्रावस्ती के नेपाल बॉर्डर इलाके के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। बहराइच से ककरदरी
तक मुख्य राजमार्ग के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण कार्य का आज शिलान्यास किया गया। बीजेपी विधायक राम फेरन पांडे ने पूजा अर्चना कर निर्माण कार्य की शुरुआत कराई। करीब 123 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क से श्रावस्ती और बहराइच के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। श्रावस्ती जिले के नेपाल सीमा से जुड़े इलाकों में लंबे समय से बेहतर सड़क की मांग की जा रही थी। अब बहराइच ककरदरी मुख्य राजमार्ग के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण कार्य को मंजूरी मिलने के बाद स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। बीजेपी विधायक राम फेरन पांडे ने मौके पर पहुंचकर पूजा अर्चना करके सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। बताया जा रहा है कि विधायक के लगातार प्रयासों से इस परियोजना का प्रस्ताव पास हुआ और सरकार से बजट भी स्वीकृत कराया गया। करीब 123.4 लाख रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क परियोजना नेपाल बॉर्डर से जुड़े गाँव के लिए राहत लेकर आएगी। सड़क बनने के बाद श्रावस्ती और बहराइच के बीच आवागमन आसान होगा, साथ ही व्यापार और ग्रामीण संपर्क व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। देखिए, ये रोड बहुत महत्वपूर्ण रोड है। ये नेपाल बॉर्डर को जोड़ती हुई रोड है। इस रोड की लागत 123 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा प्रदान किया गया है और ये रोड अभी तक 60 मीटर चौड़ी थी, 2021 में बनी थी। अब ये 10.5 मीटर चौड़ी रोड होने जा रही है। बिल्कुल इसको हाईवे बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। अब यहाँ के लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ी सुविधा होगी और जो आप दूरी तय कर रहे हैं उसमें आपको बड़ी सुगमता मिलेगी। इसके लिए योगी सरकार संकल्पित है कि जनता का साथ, जनता का विकास, जनता का लाभ इस तरीके से हो। योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में सड़क दी गई है। एक बार फिर महंगाई ने आम आदमी की जेब पर बड़ा वार किया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे वाहन चालकों की चिंता बढ़ गई है। आज पेट्रोल की कीमत में 2.61 पैसे और डीजल में 2.71 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बढ़ी हुई कीमतों के बाद ग्रेटर नोएडा में पेट्रोल 102.9 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95.56 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। लगातार बढ़ते ईंधन के दामों का असर अब सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ता दिखाई दे रहा है। निजी वाहन चलाने वाले लोगों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा के सामान की कीमतों पर भी इसका असर पड़ सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले से बड़ी महंगाई के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा उनके घरेलू बजट को और बिगाड़ देगा। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में राहत मिलती है या महंगाई का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ये 125 लीटर आता था इतने का, अब 115 लीटर आ रहा। 10 लीटर तेल कहाँ से ला मैं, कहाँ तक पहुँचा मैं इस गाड़ी? ये तो रास्ते में रह जाएगी, मालिक ने कहेगा हमने तुम्हें दे दिया, कैसे गुजारा होएगा? हाँ, खपत कम है। पहले आते थे लोग टंकी। हाँ, अब फुल इतना ही दे रहे हैं कि वो रास्ते में ही रह जाएगा। आदमी तो 11,000 का दे रहा, पहले 11,000 का 125 लीटर आ रहा, अब 11,000 का 115 लीटर आ रहा है केवल। कहना क्या है कि मालिक लोग खर्चा बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। डीजल दिन के दिन बढ़ रहा है। बजट तो बिल्कुल बजट तो बिगड़ ही रहा है। कैसे गुजारा कर रहे हो आप? अब क्या गुजारा क्या कर रहा है, यही चक्कर देख रहे हैं, खड़ी करेंगे। बजट बिगड़ेगा जिस हिसाब से आगे से महंगा आ रहा है, तो यहाँ पे तो महंगा होना चाहिए और इतना कुछ महंगा भी नहीं हो रहा है जितना हो रहा है। भारत देश में तो इससे भी ज्यादा महंगा है। 15 हाँ, ये 7 रुपए बढ़े अभी तक तो कुछ नहीं बढ़े। देख तो ये हाल तो 30 रुपए कम से कम रेट में बढ़ने चाहिए थे। तो बढ़ने चाहिए और बढ़ने चाहिए। हाँ, बढ़ने चाहिए। पीछे से ही महंगा रहा तो यहाँ क्या करेंगे बताओ। हमीरपुर में NH 34 को 6 लेन करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करना लोगों को महंगा पड़ गया। जिला प्रशासन ने प्रदर्शन करने वाले 16 नामजद सहित 30 से 35 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि 21 तारीख को जनता दर्शन के समय भीड़ जुटाकर अव्यवस्था फैलाई गई और डीएम कार्यालय में चूड़ियां फेंकी गई। मामला बीती 21 तारीख का है। NH 34 पर लगातार हो रहे हादसों को लेकर आम जनता और समाज सेवी संगठनों ने जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया था। इस दौरान नारेबाजी करते हुए महिलाओं ने डीएम कार्यालय में चूड़ियां भी फेंकी थी। प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति के भीड़ एकत्र की गई और जनता दर्शन के दौरान माहौल खराब किया गया। इसी को लेकर अब जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 16 लोगों को नामजद करते हुए 30 से 35 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया है। प्रशासन ने बिना परमिशन धरना देने, सरकारी काम में बाधा डालने और अव्यवस्था फैलाने की धाराओं में केस लिखा है। हाँ, ये कुछ लोग आए थे, करीब मुझे लग रहा है कि
50 लोग करीब थे जो है, जिसमें विभिन्न संगठनों के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर थे। तो उनकी बेसिकली मुख्य मांग थी कि जो सड़क दुर्घटना के दृष्टिगत जो है, जो उसको दूर करने के उपाय किए जाएं और उसमें प्रशासन द्वारा उसमें एक्शन लिया जाए। तो तत्संबंध में जो है उनसे वार्ता भी की गई कि आप जो है ज्ञापन दे दीजिए, परंतु वो या और उनसे ये भी कहा गया कि आपका एक 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल वो जाके डीएम साहब से बात कर लेगा, परंतु इस चीज़ को उन्होंने वो लगातार उस पर अड़े रहे कि नहीं, हमें डीएम साहब को देना है। लखनऊ में यूपीएससी की तैयारी कर रही युवती से गैंग रेप का मामला सामने आया है। जौनपुर से दिल्ली जा रही युवती के पास लखनऊ में गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। ट्रेन से चारबाग रेलवे स्टेशन पर परिचित लड़के ने युवती को उतारा था, जिसके बाद सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में रूम पर ले गया, जहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर छात्रा को बेहोश किया गया। इसके बाद बेहोशी की हालत में रेप किया गया। इसके बाद में युवती के साथ एक दूसरे लड़के ने भी रेप किया। दूसरे दिन दोनों लड़कों ने एक साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। बाद में दोनों ने एक और साथी को उसी रूम में बुलाया और तीनों ने मिलकर फिर युवती को हवस का शिकार बनाया। लगातार 3 दिन रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में पीड़िता ने दिल्ली के आनंद विहार थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। दिल्ली पुलिस ने लखनऊ पुलिस को मामले की जानकारी दी है, जिसके बाद लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर को ट्रांसफर किया गया है। 3 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्य आरोपी शिवम और शनि यादव सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीम गठित की है। दिनांक 22 मई 2026 को न्यू दिल्ली की आनंद विहार पुलिस स्टेशन के द्वारा लखनऊ की महिला अपराध एवं सुरक्षा मुख्यालय को एक सूचना मिलती है कि दिल्ली में एक 0 एफआईआर पंजीकृत है, जिसमें पीड़िता द्वारा ये बताया गया है कि उनके साथ कुछ लोग जो पूर्व परिचित है लखनऊ में सुशांत गोसिटी थाना के अंतर्गत मेदांता हॉस्पिटल के पास इनको लेके जाके इनके कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर इनके साथ गलत कार्य किया जाने के आरोप लगाया गया है। मामले की गंभीरता समझते हुए तुरंत ही उस 0 एफआईआर को सुशांत गोल्ड के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जहां कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में पिता पुत्र की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनकी निशानदेही पर तीसरे आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी गई। इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के दोनों पैरों में गोली लग गई और वह घायल हो गया। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मामले में नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अवस्था में रात्रि में हुए पिता व पुत्र की हत्या के प्रकरण में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पे तीसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस गई तो वहां पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी है और वो घायल हुआ है। उसे तत्काल उपचार हेतु अस्पताल लाया गया है और इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो नियमानुसार की जा रही है। फिलहाल पूरे प्रकरण में 3 अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक कासगंज ओपी सिंह द्वारा गंगा दशहरा पर्व के दृष्टिगत हरकी पौंडी कस्बा सोरो में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। ड्यूटी में लगे पुलिस बल को सतर्कता एवं श्रद्धालुओं से शालीनता पूर्वक व्यवहार करने के बारे में बताया गया। साथ ही सोरो कचला बॉर्डर और आने जाने वाले रास्तों का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं की सुगम यातायात व्यवस्था हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज सुशील कुमार, क्षेत्र अधिकारी नगर अंचल चौहान, प्रभारी निरीक्षक सोरो लोकेश भाटी, प्रभारी यातायात लक्ष्मण सिंह एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद रहे। बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने आगामी पर्व बकरीद यानी ईद उल अजहा को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए कानून एवं व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद वासियों से अपील की। आगामी त्योहार बकरीद को गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी
इस बार भी आपसी भाईचारे, सौहार्दपूर्ण वातावरण और समन्वय के साथ मनाने की अपील की गई। एसएसपी ने सभी को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी खुले स्थान एवं सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी न की जाए। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रतिबंधित पशु जैसे हाथी, घोड़ा, ऊंट एवं गौवंश पशु की कुर्बानी न दी जाए। यह बीएनएस और गौवध निषेध अधिनियम के तहत कानून अपराध है। इस प्रकार का कृत्य पुलिस के संज्ञान में आने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों, किसी भी प्रकार की आपराधिक अवांछित गतिविधियों के दिखाई देने पर इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, बल्कि अफवाहों की पुष्टि उच्च अधिकारियों से करें तथा जिले में सौहार्दपूर्ण वातावरण का माहौल बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। जनपद में शांति व्यवस्था बनी रखें। साथ ही सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भड़काऊ, गलत, अशोभनीय पोस्ट शेयर ना करें तथा ऐसे कमेंट ना करें जिससे किसी व्यक्ति, संप्रदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हों। जनपद बदायूं के सभी जनपद वासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है कि बकरीद का त्यौहार निकट है। जिस तरह से पिछले सालों में इसे सौहार्द के साथ जनपद बदायूं में मनाया गया है, मेरी आप सबसे अपील है कि इस वर्ष भी पूरे सौहार्द के साथ एवं शांति के साथ इस त्यौहार को पूरे जनपद में मनाएं। किसी भी खुले स्थान पर किसी जानवर की कुर्बानी ना दें, यह कानूनन अपराध है और इससे वातावरण भी दूषित होता है। किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना दें, जैसे कि हाथी, घोड़ा, ऊंट या कोई गौवंश। यह बीएनएस एवं गौवध अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध है। अगर इस तरह की कोई भी सूचना या घटना स्थानीय पुलिस के संज्ञान में आती है तो कठोरतम वैधानिक कार्रवाई बदायूं पुलिस के द्वारा की जाएगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 2 पैन कार्ड मामले में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की अपील पर सुनवाई करते हुए सजा में इजाफा कर दिया है। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की कैद और 50-50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की मांग करते हुए अपील दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान की 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया है और 50,000 जुर्माने को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। और अब्दुल्ला आजम खां की 7 साल की सजा को उतना ही बरकरार रखा है, लेकिन 50,000 जुर्माने को बढ़ा करके 3.5 लाख कर दिया है, जो आजम खां और अब्दुल्ला आजम के लिए मुश्किल वाला दिन माना जा रहा है। 2 पैन कार्ड के मामले में आज ये फैसला आया, जिसका मुकदमा 2019 में लिखवाया गया था और इसमें 7 वर्ष की सज़ा एसीजीएम कोर्ट रामपुर के द्वारा की गई थी। उस सज़ा के अपील में हम लोग सेशन कोर्ट गए थे और आज उस सेशन कोर्ट का फैसला आया है। अपने आप में ऐतिहासिक है। उस सज़ा को 7 वर्ष बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है और जो जुर्माना था उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया। तो दोनों अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों को 10 साल की नहीं, आजम खान को जो सज़ा थी वो जो 7 साल है वो 10 साल बढ़ी है। अब्दुल्ला आजम खान की जो 7 साल थी उसको 7 साल ही कर दी। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते संभावित ईंधन को देखते हुए एसएसबी द्वारा साइकिल रैली कर ईंधन बचाने का समाज में एक मैसेज दिया गया। संदेश दिया गया कि जब भी देश पर कोई भी आपदा आई तो जनता ने सरकारों का साथ दिया। इस तरह हमारा भी दायित्व बनता है कि आज की वैश्विक स्थिति में सरकार का साथ दिया जाए। साथ ही साथ साइकिल चलाने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। इस साइकिल रैली में एसएसबी के डीआईजी एच जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। संदेश देना चाहते हैं कि फिट इंडिया, हमको फिट रहना है, यूथ को आगे बढ़ना है। तो इसी संदेश के साथ हमने आज यहाँ पर एक साइकिल रैली ऑर्गेनाइज किया है अंडर फ्रंटियर हेडक्वार्टर एसएसबी की तरफ से। इसमें जो है अलग अलग हमारा जो पर्सनल है तो इसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। इसमें हमारा 4th बटालियन का श्री रामवीर डिप्टी कमांडर ने भी बहुत अच्छा रोल दिया है। उसने अपने ट्रूप्स को यहाँ पर लगा के इसी तरह का मंच बना के देन हमारा इसमें राजकुमार डिप्टी कमांडेंट और बाकी ऑफिसर एंड इंक्लूडिंग हमारा जो मेडिकल्स डीआईजी है, ये सब हमने यहाँ पर एक कलेक्टिव वे में इसी तरह से यहाँ पर इकट्ठा किया है और लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि फिट होना है, फिट रहना है, यूथ इंडिया बनाना है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।